Assalamu alaikum dear students. This is your chemistry class and our today's topic of discussion is conditions for equilibrium and equilibrium constant and its units. सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम के इस्टेब्लिश होने के लिए क्या कंडीशन है। कंडीशन का मतलब होता है शराइत, ठीक है। तो मतलब हम देखेंगे कि एक इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे इस्टेब्लिश होता है, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बैलेंस्ड हैं सीसॉ के ऊपर, ठीक है। जब ये बैलेंस होते हैं इनके फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट इसका मतलब है कि इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम रिएक्टेंट्स की अमाउंट को या कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर देंगे तो सीसा टिल्ट हो जाएगा रिएक्टेंट्स वाली साइड पे, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम प्रोडक्ट्स को इंक्रीज़ कर देंगे तो सीसा टिल्ट हो जाएगा प्रोडक्ट्स वाली साइड पे। मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ था पहले, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन को चेंज करते हैं इन द रिएक्शन मिक्सचर तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो स्टैब्लिश हुआ इक्विलिब्रियम था यहाँ पर, वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया, ठीक। तो कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम क्या है कि इक्विलिब्रियम इज रीच्ड व्हेन प्योर प्रोडक्ट एंड मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज फर्स्ट प्लेस इन क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर का मतलब है कि हमने उनको बंद बर्तन में रखना है। बंद बर्तन में रखने का मतलब क्या है कि हमने ना ही उसके अंदर रिएक्टेंट को ऐड करना है, ना ही रिएक्टेंट को रिमूव करना है, और ना ही प्रोडक्ट को ऐड करना है, ना ही प्रोडक्ट को रिमूव करना है, ठीक है। तब हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो स्टैब्लिश होगा और फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर रहेगा। इन एनी केस फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन कंटेनर विल अकर एट द सेम रेट, ठीक है। मतलब अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन को चेंज नहीं करते तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा और उसी रेट के साथ जारी रहेगा। दिस लीड टू द सिचुएशन वेयर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिमेन सेम इनडेफिनेटली, ठीक है। मतलब अब इक्विलिब्रियम में पहुंचने का रिएक्शन का क्या मतलब होता है, हमने पहले पढ़ा कि इक्विलिब्रियम तब इस्टेब्लिश होता है जब जितनी अमाउंट प्रोडक्ट की बन रही है उतनी ब्रेकडाउन होकर दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो रही है। मतलब कि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है उतना ही रिवर्स रिएक्शन का भी रेट हो, ठीक है। तो अगर हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स को ऐड नहीं करेंगे तो हमारे पास जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन सेम रहेगी, ठीक है, और हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ रहेगा फॉर एन इनडेफिनेट टाइम सो लॉन्ग द फॉलोइंग कंडीशंस आर ऑब्जर्व, ठीक है। अगर हम इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हम ये वाली चीज़ें हमें सेम रखनी पड़ेगी, इनको चेंज नहीं करना, ठीक है। इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश अगर करना है तो सबसे पहले तो कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट को हमने चेंज नहीं करना, ठीक है। अगर ये चेंज करेंगे रिएक्टेंट की जो कंसनट्रेशन है उसको इंक्रीज़ करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर जो है उसको कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। हमने जितना टेम्परेचर उनको प्रोवाइड किया हुआ था, ना ही उससे ज़्यादा होना चाहिए टेम्परेचर, ना ही उससे कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो प्रोडक्ट की ब्रेकडाउन जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। जब प्रोडक्ट ब्रेकडाउन जो है वो इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब है कि रिवर्स रिएक्शन का रेट ज़्यादा हो जाएगा, और इसका मतलब है टेम्परेचर जो है वो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा जो है प्रेशर एंड वॉल्यूम को जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अब प्रेशर और वॉल्यूम को हमने इकट्ठा क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम एक चीज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें तो दूसरी चीज़ खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, जैसे हमने पॉइज़ लॉ में पढ़ा था, और अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो अगर हम अब प्रेशर को फॉर एग्जांपल इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास जो रेट होता है रिएक्शन का, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। क्यों इंक्रीज़ होता है? जैसे हमारे पास नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, एक कंटेनर के अंदर। जब हम इन दोनों को जब इनके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये दोनों करीब करीब आ जाएंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन करीब करीब आ जाएंगे। करीब करीब आने का मतलब है कि आपस में टकराएंगे और इनका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ होगा, मतलब कि अमोनिया बनने का प्रोसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है अभी भी फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज़ हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम जो है डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम को बरकरार रखने के लिए हमें 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। कौन कौन सी? कि हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन को चेंज नहीं करना, हमें टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, और प्रेशर और वॉल्यूम को भी चेंज नहीं करना। नेक्स्ट है हमारे पास वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम। वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो इक्विलिब्रियम है वो स्टैब्लिश हुआ है कि नहीं, ठीक है। अब हम जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल पढ़ी है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, ये मिलकर बनाते हैं अमोनिया, ठीक है, ये मिलकर बनाते हैं अमोनिया। अब रिएक्शन मिक्सचर है हमारे पास, एक हमारे पास फॉर एग्जांपल बीकर है, उसमें हमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन डाला था,
और उसमें ये दोनों रिएक्शन करके अमोनिया बना रहे हैं, ठीक है। हम 5 मिनट के बाद फॉर एग्जांपल चेक करेंगे कि इस जो बीकर है उसमें नाइट्रोजन कितना रह गया है, हाइड्रोजन कितना रह गया और नाइट्रोजन कितना, अमोनिया कितना बना है, ठीक है। कंसनट्रेशन हमने चेक की, फिर 5 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे, ठीक है। क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कम हो गए हैं और अमोनिया ज़्यादा हो गया, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और फिर उसके 5 मिनट बाद मज़ीद फिर हम दोबारा इन दोनों की कंसनट्रेशन चेक करेंगे, इन तीनों चीज़ों की, ठीक है। अगर फिर क्या होगा कि इसकी और इसकी कंसनट्रेशन जो है वो सेम है और इसकी भी कंसनट्रेशन है, मतलब 5 मिनट जो पहले हमने चेक की थी उसी के बराबर है इनकी कंसनट्रेशन अब भी, इसका मतलब है कि कंसनट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो बराबर हो गया है और हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो स्टैब्लिश हो गया है, ठीक है। अब कंसनट्रेशन चेक करने के कौन से तरीके हैं, हम किन किन तरीक़ों से बीकर के अंदर जो हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसनट्रेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप डिटेल से फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है। आप सिर्फ अभी जो है हमारे पास मेथड्स हैं उनके नाम याद करें, ठीक है। तो हमारे पास दो मेथड हैं, एक फिजिकल मेथड होता है, एक केमिकल मेथड होता है। जो फिजिकल मेथड है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं कि रिएक्शन मिक्सचर की एब्जॉर्बेंस चेक करते हैं। एब्जॉर्बेंस मतलब उसने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की है, उसकी रीडिंग हम लेते हैं, ठीक है। और उससे हमें पता चलता है कि कंसनट्रेशन कितनी चेंज हुई है। और केमिकल मेथड है टाइट्रेशन, ठीक है। तो concentration when constant concentration of product and reactant is observed, reaction is at equilibrium, ठीक है। जब constant concentration हो जाती है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, इसका मतलब है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो established हो चुका है, ठीक। तो this can be done by both physical and chemical methods such as titration and spectroscopy. You will learn these methods in detail in grade 11, ठीक है। 11 ग्रेड में नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे डिटेल से। इसके बाद है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। अच्छा, पहले हमने जब लॉ ऑफ मैथ सेक्शन का डेरिवेशन की थी, हमने केसी एक्सप्रेशंस निकाले थे, ठीक है। वो तो आपको याद होंगे। हमने क्या किया था कि हमने ऊपर रखा था प्रोडक्ट को और नीचे रखा था हमने रिएक्टेंट को, ठीक है। तो केसी एक्सप्रेशन आप सबको निकालने आते हैं, ठीक है। अब इन केसी एक्सप्रेशंस के ज़रिए हम केसी यूनिट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। और वो भी बहुत आसान है। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स होते क्या हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसका क्या मतलब है कि ये आप जब हम फाइंड करेंगे तो आपको समझ आएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ईच फिगर विदिन स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। मतलब जितनी भी ब्रैकेट्स, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम इसकी मदद से हम केसी यूनिट्स निकालेंगे। इन द यूनिट्स ऑफ केसी देयरफॉर डिपेंड्स ऑन द फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो हमने पहले फाइंड किया था केसी एक्सप्रेशन, ठीक है। केसी एक्सप्रेशन पे डिपेंड करते हैं केसी यूनिट्स भी, ठीक है। तो वो अभी हम निकालते हैं। एग्जाम्पल है सबसे पहले हमारे पास कि हमें जो नीचे गिवन है रिएक्शंस, उनके हमने केसी यूनिट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। डिटरमाइन द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिटरमाइन यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब कि इन तीन रिएक्शंस के हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स फाइंड करने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि स्टेप्स क्या हैं कि हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना होता है। उसके बाद जहाँ जहाँ हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है वहाँ वहाँ हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब को पुट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम उसको इक्वेशन को जैसे मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करते होते हैं कटिंग करके, वैसे हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन है हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रो आयोडिक एसिड बना रहे हैं, ठीक है। अब इसके केसी यूनिट्स हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास केसी एक्सप्रेशंस गिवन है। केसी एक्सप्रेशन कैसे गिवन है, हमने जैसे पहले निकाला था कि ऊपर हमने प्रोडक्ट लिखनी होती है और नीचे हमने रिएक्टेंट लिखना होता है, ठीक है। और इधर ऊपर हमने कोफिशिएंट लिखना होता है, जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास साइड पे गिवन होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको आता है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, 3 जगह पे लगाई है ना, एक ये और एक ये, ठीक है। यहाँ पर हमने मोल पर डेसीमीटर क्यूब लगा देना है और हमने उनकी पावर ऐसी रखनी है जैसे पहले थी, ठीक है। तो हमने मोल पर डेसीमीटर क्यूब लगाया। मोल पर डेसीमीटर क्यूब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट थी, हमने इसकी जगह मोल पर डेसीमीटर क्यूब लगा दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम कटिंग करेंगे। ऊपर 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और नीचे भी 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। इनकी कटिंग हो जाएगी। हमारे पास केसी के यूनिट्स बचेंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पर केसी के हैं नो यूनिट्स, ठीक है। नो यूनिट्स होने का ये मतलब है। तो केसी हैज़ नो यूनिट्स व्हेन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज बैलेंस इन द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ देखो ऊपर जो हमारे पास प्रोडक्ट थी उसके भी 2 मोल्स थे, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रो आयोडिक एसिड थे। और नीचे हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उसके भी 2 मोल्स हैं, 1 मोल है हाइड्रोजन का और 1 मोल है आयोडीन का। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो केसी के होंगे वो नो यूनिट्स होंगे। जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन इक्वल हो जाते हैं तो हमारे पास केसी के नो यूनिट्स आते हैं, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है N2O4 ब्रेक डाउन हो रहा है और हमारे पास 2NO2 बना आ रहा है, ठीक है। तो इसके हम कैसे एक्सप्रेशन निकालेंगे, अब देखो के सी, पहले के सी एक्सप्रेशन लिखेंगे। NO2 है और इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 2 और जो नीचे हम प्रोडक्ट लिखेंगे N2O4। अब जहाँ जहाँ हमने स्केयर ब्रैकेट डाली है वहाँ पे हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये कैसे एक्सप्रेशन और यहाँ पर हमने लिख दिया मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ऊपर स्केयर था क्योंकि 2 मोल्स थे हमारे पास प्रोडक्ट के और जो हमारे पास रिएक्टेंट था उसका 1 ही मोल था। अब कैंसिल कैसे होंगे, ऊपर वाला स्केयर कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले 1 के साथ, तो हमारे पास सिर्फ 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास केसी का यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड रिएक्शन है वो है NO के 2 मोल्स मिल्क ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और हमारे पास 2 मोल्स बना रहे हैं NO2 के, ठीक है। अब हमने इसका पहले केसी एक्सप्रेशन लिखना है। ये केसी एक्सप्रेशन NO2 हमारे पास प्रोडक्ट है, इसको हमने ऊपर लिखना है और हम उसके हमारे पास थे 2 मोल्स, ठीक है। और उसके बाद NO के भी हमारे पास 2 मोल्स थे और उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लिया और हमारे पास ऑक्सीजन का 1 मोल था, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हम उनकी जगह स्क्वायर ब्रैकेट जो जहाँ जहाँ पर है हमने मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख देना है। अब कटिंग कैसे होगी, ये वाला जो हमारे पास स्क्वायर है और ये भी हमारे पास स्क्वायर में है, ठीक है। ये कैंसिल हो गए, एक हमारे पास सिर्फ ये बचा, ठीक है। अब जब ये ऊपर हम इसको लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा कि इसके जो पावर थी इनके ऊपर वो चेंज हो जाएगी, पावर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे -3 था जब ऊपर जाके +3 हो जाएगा और यहाँ पे मोल क्या पावर यहाँ पे 1 थी तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हमने केसी के यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी उसके नो यूनिट्स था और जो 2 और 3 है उसके केसी यूनिट है। A close observation revealed that the reversible reaction increased the total number of moles and moles of reactant is different from total number of moles of product in a balanced chemical equation Kc है यूनिट, ठीक है। जिसके नंबर ऑफ मोल्स हमने ऊपर पढ़ा था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स जब बराबर होते हैं तो Kc के यूनिट्स नहीं होते, लेकिन जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं होते तब हमारे पास Kc के यूनिट्स आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है सेल्फ असेसमेंट 9.3, इसको आपने रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ये जब आप आएंगे तो मैं चेक करूँगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।